नेट एग्जाम में पूछे गए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लॉसलेस जॉइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग पर बेस्ड हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन पर बेस्ड है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने पेपर्स मैंने देखे हैं ये 2 बार तो पूछा ही गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि ABCD एक स्कीमा है, मतलब हमारा जो मेन स्कीमा है वो क्या है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं ABCD। ठीक है, इसको डिकम्पोज किया गया, उसके अंदर जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उनको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। इसको डिकम्पोज किया है, एक तो है हमारा R1 जिसके अंदर कौन आ जाता है, हमारा A, B। ठीक है, A और B आ जाते हैं। फिर आता है हमारा R2 जिसके अंदर क्या आ जाता है, BC आ जाता है। फिर है हमारा R3 जिसके अंदर क्या आ जाता है, BD आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन रिलेशन, ये हमारे सब रिलेशंस और ये हमारी मेन फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये लॉसलेस है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, नहीं है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉसलेस लॉजिक चेक करते हैं कि है या नहीं है, मतलब लॉसलेस है या नहीं है। ठीक है, तो लॉसलेस की हमारी पहली कंडीशन की हम इन तीनों का यूनियन लेते हैं तो हमें ये सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। R1 यूनियन R2 यूनियन R3 हमें मिलेगा ABCD, मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, यूनियन वाली सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये होती है कि अगर हम इनका ज्वाइन करें, देखो हम R1 और R2 को सबसे पहले कंसीडर करते हैं, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एट्रीब्यूट है क्या, तो इन दोनों के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, B है, मतलब वो फायर नहीं है। ठीक है, अब अगर ये फायर नहीं है तो जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो इन दोनों में से किसी एक की या दोनों की कैंडिडेट की है क्या, तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, R1 और R2 के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, B है। ठीक है, B कॉमन एट्रीब्यूट है, तो अब हमें चेक करना है कि B जो है वो R1 या R2 दोनों में से किसी की या दोनों की कैंडिडेट की है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम B की डिपेंडेंसीज चेक करते हैं, B का क्लोजर निकालते हैं। तो B के क्लोजर में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, C आ रहा है। क्या आ रहा है, C आ रहा है। ठीक है, तो B तो आएगा ही आएगा और C आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद D आ रहा है क्योंकि हम क्लोजर निकाल रहे हैं सीधे। ठीक है, तो फिर क्या आ रहा है, D आ रहा है। ओके, इसके बाद में क्या आ रहा है, वापस से B आ रहा है। ठीक है ना, तो उसके आगे आई थिंक हम नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुल मिला के देखा कि B के क्लोजर में C आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि ये B जो है वो R2 की क्या है, कैंडिडेट की है। इसका मतलब हम R1 और R2 को नेचुरली ज्वाइन किया, अब हमने नेचुरल ज्वाइन किया तो अब हमें क्या मिलेगा, ABC मिलेगा। ठीक है, तो हमें एक नया रिलेशन मिला R12 जिसके अंदर हमें मिले ABC। अब यहीं पे हम रुक नहीं जाएंगे, अब हमें R12 और R3 के लिए क्या करना है, इनको ज्वाइन करके देखना है। तो अगर हम R12 और R3 को कंबाइन कर रहे हैं तो यूनियन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन भी क्या है, B है। ठीक है, अगेन हमने B के क्लोजर में क्या देखा था कि D आ रहा है, C भी आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो B है वो R12 इसकी कैंडिडेट की है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर A नहीं आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन B के क्लोजर के अंदर D आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये B जो है वो डिटरमाइन करता है किसको, D को। ठीक है, ये डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। इसका मतलब R3 की कैंडिडेट की कौन है, B है, जो कि इन दोनों के बीच में, देखो मैं रिपीट कर रही हूं, इन दोनों को अभी हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारी थी R1 और R2 को लिया, इसमें हमने देखा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हमें मिला ABC। अब हमें किनको लेना था, इसको और इसको ज्वाइन करके देखना था कि इन दोनों को नेचुरल ज्वाइन करने पे हमें ओरिजिनल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमने कैसे किया, इन दोनों के यूनियन में हमें सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, B है। क्या B जो है दोनों में से किसी एक की कैंडिडेट की है, तो हाँ है, R3 की कैंडिडेट की है B। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि ये वाला जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस तो है ही। ठीक है, तो लॉसलेस वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम R1 में देखते हैं, R1 के अंदर क्या है, A है और B है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा A का क्लोजर निकालने पर हमें क्या मिलता है,
तो ए का क्लोजर निकालने पर हमें मिल रहा है, सिर्फ हमें कहाँ पे देखना है, इंडिपेंडेंसीज में देखना है। तो ए का क्लोजर निकालने पे एक तो हमें ए तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, तो हमें बी भी मिलेगा। इसके बाद क्या बी किसी को डिटरमाइन कर रहा है, तो बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो हमें सी भी मिल जाएगा। इसके बाद में सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, और फिर डी बी को डिटरमाइन कर रहा है। तो ए के क्लोजर में ए बी सी डी चारों ही हैं। लेकिन अगर हम R1 की बात करें तो R1 के अंदर हम देखें तो हमें किसकी ए और बी ही है। इसका मतलब फिलहाल हमें सी और डी की क्या है, जरूरत नहीं है, ठीक है, फिलहाल हमें सी और डी की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी, हम ये बोल सकते हैं कि ए को डिटरमाइन कर सकता है जो कि ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, और ये बी को डिटरमाइन कर सकता है, मतलब ये वाली डिपेंडेंसी क्या हो रही है, प्रिजर्व हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम बी का भी क्लोजर निकाल के देखते हैं। तो बी का क्लोजर निकालने पे हमें क्या क्या मिलता है, तो बी का क्लोजर निकालने पे हमें सबसे पहले बी मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, इसकी वजह से सी मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा, ठीक है। और फिर डी R1 की बात करें तो उसके अंदर ना तो सी है ना ही डी है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, ओके। इसके बाद में हम आते हैं इस R2 पे। तो R2 में अगर हम बी का क्लोजर निकालते हैं तो बी का क्लोजर निकालने पर हमें क्या मिल रहा है, तो बी का क्लोजर निकालने पे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने बी का ये जो क्लोजर निकाला था बी सी डी यहीं से निकाला था, तो बी का क्लोजर निकालने पे हमें मिल रहा है बी सी और डी। बी डिटरमाइंस बी, ये तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी हुई। बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब ये वाली डिपेंडेंसी क्या हो रही है, प्रिजर्व हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद बी डी को भी डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इस रिलेशन R2 ने इस डिपेंडेंसी को प्रिजर्व रखा है, ओके। इसके बाद में हम निकालते हैं सी का क्लोजर, यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है। सी का क्लोजर निकालने पर हमें क्या क्या मिलता है, तो सी का क्लोजर निकालने पे पहले हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा, फिर डी मिलेगा, और फिर इसके बाद क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ओके। उसके बाद क्या मिलेगा, बस सी, बस इतना ही मिल रहा है, ओके। तो हमें इसको तो हम कट कर सकते हैं, ठीक है। डी और बी भी इसके अंदर, सॉरी डी है इसके अंदर, लेकिन सी डिटरमाइंस बी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस सब रिलेशन ने जो डिपेंडेंसी को प्रिजर्व किया है वो कौन सी वाली डिपेंडेंसी को प्रिजर्व किया है, बी डिटरमाइंस सी को, ठीक है। इसी तरह से हम इस R3 में क्या क्या आ रहा है, बी और डी आ रहा है। बी के क्लोजर के अंदर बी सी और डी है, ठीक है ना। लेकिन इस वाले के अंदर कौन कौन है, देखो बी डिटरमाइंस बी, ये तो ट्रिवियल हो जाएगी। बी डिटरमाइंस सी ऑलरेडी प्रिजर्व थी, बी डिटरमाइंस डी, तो इस वाले सब रिलेशन ने कौन सी डिपेंडेंसी को प्रिजर्व रखा है, बी डिटरमाइंस डी को, ओके। लेकिन यहाँ पे बी डिटरमाइंस डी नहीं है, ठीक है ना, मतलब इस वाले में बी डिटरमाइंस डी नहीं है, ओके। इसके बाद में हम डी का क्लोजर निकालते हैं। तो डी के क्लोजर में हमें क्या क्या मिल रहा है, तो डी के क्लोजर में हमें मिल रहा है, सबसे पहले डी मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर क्योंकि बी सी को डिटरमाइन कर रहा है तो सी मिलेगा, ठीक है। फिर सी डी को डिटरमाइन कर रहा है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डी डिटरमाइंस बी क्या हो रही है, प्रिजर्व हो रही है, ठीक है ना। तो हमारी ये तीन डिपेंडेंसीज तो प्रिजर्व कर दी है हमारे इन सब रिलेशंस ने ही, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि सी डिटरमाइंस डी, देखो इस तरह से भले ही नहीं है, अगर हम देखें तो इंडिविजुअल सब रिलेशंस में भले ही हमें नहीं मिल रही है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो सी के क्लोजर में डी आ रहा है, सी के क्लोजर में डी आ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रही है, ये डिपेंडेंसी क्या हो रही है, प्रिजर्व हो रही है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, लॉसलेस, तो हमने बता ही दिया था, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। इसके बाद ये आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि ये मेन रिलेशन क्या है, जिसके अंदर है हमारा एम एन पी क्यू, ओके। अब इसके जो सब रिलेशंस हैं वो कौन से हैं, R1 जिसके अंदर है mn, और है R2 जिसके अंदर क्या है, PQ है। अब इसमें भी हमें ये पूछ रखा है लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हम R1 और R2 का यूनियन करते, पहले हम लॉसलेस चेक कर रहे हैं, तो R1 और R2 का यूनियन करने पे हमें ये सारे एट्रीब्यूट्स तो मिल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जब हम R1 और R2 का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5, ठीक है। इसका मतलब हमारी लॉसलेस डिकम्पोजिशन चेक करने की दूसरी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब लॉसलेस तो नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हमें अगेन क्या करना है, सबसे पहले हम R1 के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, M, ठीक है। तो हम M का अगर हम क्लोजर निकालें तो हमें क्या मिल रहा है, उसके अंदर
हमें मिल रहा है n, ठीक है, ओके, m मिलेगा और n मिलेगा, मतलब ये वाली डिपेंडेंसी तो प्रिजर्व है, ठीक है। अब इसके अलावा आप n का क्लोजर निकालोगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप R2 के अंदर p का क्लोजर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, p और q। इसका मतलब ये वाली डिपेंडेंसी क्या है, प्रिजर्व्ड है, ठीक है। q के क्लोजर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो दोनों डिपेंडेंसीज क्या है, प्रिजर्व्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है लेकिन लॉसलेस ज्वाइन ये नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है।